नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, हनुआ की पत्नी। हनुआ धारूहेड़ा हरियाणा से कई बसों में सफ़र करने और काफ़ी पैदल चलने के बाद जब नोएडा सेक्टर 15 घर पहुंची तो करीब 11 बजने वाले थे। मौसम में अच्छी खासी खुनकी का एहसास हो रहा था। 4 दिन बाद दीपावली थी। हनुआ का मन रास्ते भर नौकरी, अपने घर, भाई बहनों, माँ बाप पर लगा हुआ था। दीपावली के एकदम करीब होने के कारण बहुत सी जगहों पर उसे रास्ते में दोनों तरफ घरों और बहुत सी बिल्डिंगों पर रंग बिरंगी लाइटें सजी दिख रही थीं। सुबह धारूहेड़ा जाते और आते समय उसे लोग रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों की तरफ जाते भागते से दिख रहे थे। लग रहा था जैसे शहर खाली हो रहा है। इन लोगों के साथ हनुआ का भी मन बार बार अपने घर इलाहाबाद के पास बड़ौद पहुंच जा रहा था। आज भी वह रोज़ की तरह सेक्टर 15 के कमरे पर जल्दी पहुंचने के लिए परेशान थी, लेकिन उसका मन रोज़ के विपरीत बड़ौद अपने माँ बाप, भाई बहनों के पास पहुंच जा रहा था। उसके साथ कमरे में 4 और फ्रेंड रहती हैं। सभी इस परदेश में एक दूसरे की सुख दुख की साथी हैं। उनका लैंडलॉर्ड मकान में नहीं रहता। उसने पूरे मकान में ऐसे ही 4 किराएदार रखे हैं। वह किसी फैमिली वाले या जेंट्स को मकान किराए पर नहीं देता। गर्ल्स हॉस्टल बना रखा है। किराएदारों के लिए जो 4 सेट बनवाए हैं, उनमें से हर सेट में 4 से ज़्यादा लड़कियों को नहीं रहने देता। हनुआ ने जब कमरे पर पहुंचकर कॉल बेल बजाई तो उसकी साथी शांभवी ने दरवाज़ा खोला। सामने हनुआ को एकदम थकी हारी देखकर कुछ कहने के बजाय वह किनारे हट गई। उसके चेहरे की उदासी से वह समझ गई थी कि हनुआ आज भी खाली हाथ लौटी है। थकी वह भी थी, लेकिन उसे हनुआ पर बड़ी दया आ रही थी। हनुआ कमरे में पड़ी 4 फोल्डिंग में से एक पर दम से बैठ गई। वह कुछ देर शांत बैठी रही। जब शांभवी ने पूछा, मैंने खिचड़ी बना रखी है, खाना अभी खाओगी या पहले चाय बनाऊं? हनुआ बोली, तुमने खाया कि नहीं? शांभवी के ना कहने पर उसने कहा, शांभवी तुम खा लो, मेरा मन कुछ भी खाने पीने का नहीं है। शांभवी ने कहा, खाना पीना छोड़ने से क्या फ़ायदा हनुआ? तुम्हारी हालत देखकर ही मैं समझ गई थी कि आज भी तुम खाली हाथ लौटी हो। शाम को जब तुम्हें फ़ोन किया था तभी तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हो गया था कि वहाँ इंटरव्यू देना बेकार ही गया। ये कंपनी वाले इस तरह दौड़ा कर न जाने क्या पाते हैं। पता नहीं, जो टाइम बताया था मैं उससे थोड़ी देर पहले ही 11 बजे पहुंच गई थी। वहाँ पहले से ही 20-25 लड़कियां बैठी हुई थी। हनुआ ने कुछ देर बाद उठकर पानी पीते हुए कहा, मेरे बाद भी कई लड़कियां आई। मुझे सब फ्रेशर ही लग रही थी। मैं अंदर अंदर खुश हो रही थी कि इंटरव्यू में इन सब पर भारी ही पड़ूंगी। अपना सिलेक्शन मैं तय मानने लगी। हनुआ बात करते करते उठी और चाय बनाने लगी। शांभवी ने उससे 1-2 बार खाने के लिए और पूछा था। उसके मना करने पर उसने अपने लिए खिचड़ी निकालकर खाना शुरू कर दिया था। उसने ढेर सा टोमेटो सॉस और चिली सॉस भी ले लिया था। हनुआ चाय लेकर उसके सामने वाली बेड पर बैठ गई। 2-3 सिप लेने के बाद बोली, कंपनी बहुत बड़ी थी, मैंने सोचा बड़ी कंपनी है, सैलरी भी अच्छी होगी। 4 महीने से खाली बैठी हूँ, मिल जाए तो तुम सबका कर्ज उतार दूँ। शांभवी ने हनुआ को बीच में ही टोकते हुए कहा, इतना टेंशन ना ले यार, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, तब दे देना। टेंशन कोई लेता कहाँ है, वो तो परिस्थितियों के चलते हो जाता है। मैं यहाँ से गई तो थी बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन उन सारे कैंडिडेट्स के बाद जब मेरा नंबर आया, मैं पहुँची इंटरव्यू देने तो पहुँचते ही कहा गया, कॉल तो केवल फ्रेशर्स के लिए है, आपके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया है। मेरे सारे सपने BSNL के सिग्नल की तरह अचानक ही टूट गए। जब मुझे लगा कोई उम्मीद नहीं है तो मैंने भी अपनी भड़ास निकाल देना ही ठीक समझा। मैं बिगड़ उठा कि बेवजह क्यों बुलाया गया। मेरा टाइम पैसा जो वेस्ट हुआ उसे कौन देगा। मैं HR मैनेजर से मिलने के लिए अड़ गई। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए तो भी नहीं मानी। उन्हें लगा कि मुझे कैंपस से बाहर करने पर मैं वहाँ भी तमाशा कर सकती हूँ, तो उन लोगों ने HR मैनेजर को बुलाया। उसने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी।
आखिर मुझे कन्वेंस लंच, मुझे जो परेशानी हुई उन सबको देखते हुए 5,000 रुपये थमा दिए। मैंने सोचा जो मिल रहा है ले लो, चलो यहाँ से। टाइम भी बहुत हो रहा था, डर भी लग रहा था कि इनके गुंडे बदमाश कहीं पीछे ना पड़ जाए। आखिर चली आई मन महसूस कर। शांभवी अब तक अपना खाना फिनिश कर चुकी थी। प्लेट किचन में रख कर आई। वापस अपनी फोल्डिंग पर बैठते हुए कहा, यार नौकरी नहीं मिली या कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने अकेले दम पर उनसे पैसा वसूल लिया, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। मैं होती तो मुंह लटका कर चली जाती, इतना बोलना कौन कहे, सोच भी ना पाती। हिम्मत वाली कोई बात नहीं है। जिस कंडीशन से गुजर रही हूँ उससे आपा खो बैठी थी। रास्ते में कई बार ये बात दिमाग में आई कि मैं इतना कैसे कर गई। फिर अनुआ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, देखो अभी और कब तक धक्के खाने हैं। उसने उठते हुए अपनी 2 बाकी पार्टनर के बारे में पूछा, ये दोनों घर गई क्या? शांभवी बोली, हाँ दोनों साथ ही निकली हैं। सुहानी की ट्रेन 4 बजे थी और नीरू की 6 बजे। बड़ी खुश थी दोनों, जाते जाते तुम्हें भी दीपावली की बधाई दे गई हैं। और ये लो, दोनों ने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए भी दिया है। शांभवी ने चॉकलेट के 2 पैकेट अनुआ की तरफ बढ़ा दिया। अनुआ ने पैकेट लेते हुए कहा, दोनों घर पहुंच जाए तो कल उन्हें फ़ोन करूंगी। और तुम कब जाओगी? आखिर में अनुआ ने शांभवी से पूछा तो वह बड़ी हताशा भरी आवाज़ में बोली, क्या जाऊं यार, यहाँ का किराया, सारे खर्चे, पीएल यानी पर्सनल लोन की किस्त निकालने के बाद पैसा इतना बचा ही नहीं कि जा पाऊँ। जाने पर आने का किराया भी चाहिए। जितना पैसा मैं माँ को देना चाह रही थी उसका आधा भी नहीं था। सोचा जाऊंगी तो दोनों बहनों भाई पेरेंट्स के लिए भी गिफ्ट नहीं लूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग यहाँ के खर्चों के बारे में नहीं जानते। कुछ कहें भले ही ना, लेकिन सोच तो सकते ही हैं कि इतना कमाती है। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ना सही वो सब तो खुशी खुशी त्यौहार मनाएं। इसलिए आज मैंने इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे रखे, बाकी सब पापा के अकाउंट में जमा कर दिए। मम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि ऑफिस में एक ही दिन की छुट्टी मिल रही है, इसलिए नहीं आ पाऊँगी। पैसा भेज दिया है, सब लोग को अच्छे से दीपावली मनाना। भाई के लिए स्पेशली बोल दिया कि उसके लिए उसकी मनपसंद ड्रेस खरीदना, सबसे छोटा है। मम्मी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई कि जैसे भी हो 2 दिन की छुट्टी और ले लो, तुम्हारे बिना सब बड़ा खाली खाली लगेगा। अनुआ माँ बहुत रोने लगी थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी भी रुलाई आ ही गई थी। उन्हें कैसे समझाती कि मेरी मजबूरी क्या है। वह बार बार कह रही थी, बेटा होली में भी नहीं आई, अब दिवाली भी। उनको क्या बताती कि मम्मी जितना तुम सबका मन होता है उससे ज़्यादा मेरा भी मन करता है तुम सबके साथ रहने, खाने पीने, मज़े करने का। लेकिन फिर नौकरी का क्या होगा? तब तो हालत और ख़राब हो जाएगी। तब जो परेशानी होगी उससे या दुख अच्छा है। बात पूरी करते करते शांभवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अनुआ जो चेंज करने के लिए उठी थी वह अपनी जगह खड़ी खड़ी उसे सुनती रही। फिर उसके चुप होते ही बोली, बड़ा गुस्सा आता है अपने लोगों की इस हालत पर। न जीते हैं न मरते हैं इस समय, तो मैं खुद तुम सब पर डिपेंड हूँ। पैसा मेरे पास होता तो मैं तुम्हें देकर घर जरूर भेजती। चुप हो जा, खुद को ऐसे परेशान करने से फ़ायदा भी क्या। अनुआ इतना कहकर चेंज करने चली गई। एक बड़ा और एक छोटा कमरा, किचन, टॉयलेट, इतने में ही चारों सहेलियाँ रहती हैं। इन सब ने अपनी ज़रूरतों में भी बहुत सी कटौती कर रखी थी। इतनी ही चीज़ें साथ रखी हैं कि बस ज़िंदगी चल जाए। चेंज करके जब अनुआ फिर आई कमरे में तो शांभवी लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, मन घर पर लगा हुआ था। अनुआ को लगा कि शायद वो सोने के मूड में है, तो वह आने के बाद चुप ही रही। अपनी फोल्डिंग पर बैठी तो पुरानी होने के कारण उसके जंग लगे पाइप क्लम्पों से छरछराहट की आवाज़ आई, जिसे सुनकर दूसरी तरफ मुखी लेटी शांभवी ने करवट ली और उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? बाहर कुछ है भी नाश्ता कर लिया? क्या यार तुम भी मजाक करती हो। ये तो कहो वहाँ पैसे मिल गए थे तो आसानी से आ गई, नहीं तो आने के लिए किराया भी नहीं था। क्या करूँ, मूड इतना ख़राब हो गया था कि कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हुआ। फिर वहाँ से निकलते निकलते ही बहुत देर हो गई थी। तो अब तो खा लो, कहो तो निकाल दूँ। शांभवी ने अनुआ की पस्त हालत देखकर कहा,
हालांकि बात अधूरे मन से ही कही थी। हनुआ ने कहा, क्या खाऊं, भूख तो लगी है, खाली पेट पानी चाय पी पी कर पेट अजीब सा हो रहा है। दीपावली एकदम सामने खड़ी है, अभी तक घर कुछ पैसा भी नहीं भेज पाई। या संयोग ही कहो कि वहाँ से 5,000 मिल गए। कल सुबह पहले यह पैसे पापा के अकाउंट में जमा कर दूं, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा। ठीक है, कुछ तो खा लो, नहीं तो गैस प्रॉब्लम करेगी। वैसे भी तुझे ये प्रॉब्लम बड़ी जल्दी होती है। चाहो तो खिचड़ी गर्म कर लो, ठंडी हो गई होगी, अच्छी नहीं लगेगी। क्या अच्छी क्या खराब, पेट ही तो भरना है जिससे चलती रह सकूं। फिर हनुआ ने खाना खाया और अपनी फोल्डिंग पर बैठ गई। शांभवी इस बीच बात करते करते सो गई। उसके नाक से कुर कुर की हल्की आवाज़ आने लगी थी। हनुआ की आंखों में नींद की कड़वाहट थी, लेकिन वह सो नहीं पा रही थी। शांभवी की बातों ने बड़ा उद्वेलित कर दिया था कि उसके घर वाले उसे कितना चाहते हैं, उसे बार बार बुला रहे हैं। वह भी जाने के लिए तड़प रही है, लेकिन अपने घर वालों की खुशी के लिए इतना परेशान है कि अपनी खुशी भी त्याग दी। यह सोच कर नहीं गई कि जाने पर किराए में ही बहुत सा पैसा खर्च हो जाएगा, तो वह कम पैसा दे पाएगी। उनकी खुशियाँ कहीं कम ना हो जाएं, तो अपनी खुशी को त्याग दिया। बाकी दोनों सहेलियाँ पहले ही चली गईं। एक मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सारी बातें हो जाती हैं, पैसे की भी बात हो जाती है। लेकिन इतने सालों में कोई एक बार भी नहीं कहता कि तुम कब आओगी या आओगे। शायद उनके पास मेरे लिए शब्द नहीं होते होंगे कि आओगी कहें या आओगे। ये भाषा को बनाने वालों को क्या ये ध्यान नहीं था कि हम जैसे लोगों के लिए भी कोई शब्द बनाते कि लोग हमें गे कहें या गी। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता यदि हम जैसों के लिए भी भाषा में हमें परिभाषित करने वाले भी शब्द होते हैं। न ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई क्लियर स्पेस निर्धारित किया और न नीचे वालों ने। लेकिन जब ऊपर वाले नहीं कर सके तो ये नीचे वाले कहाँ से करते हैं? इनकी क्या गलती है? हनुआ इन उलझनों में से निकलने की कोशिश करने लगी जिससे सो सके। थकान से चूर हो रही थी, मगर दिल में घर की ओर से मिले ये सूल उसे न सिर्फ बेध रहे थे, बल्कि जैसे बार बार हिलकर दर्द और बढ़ा रहे थे। दर्द उसके उस अंग में भी आज ज़्यादा हो रहा था जिसके कारण न वह इधर की थी न उधर की। किधर की है इस पर भाषा तक मौन है। मगर माँ बाप वो क्यों मौन है? मगर माँ बाप वो क्यों मौन है? आखिर मैं उनकी संतान हूँ। क्या यह सही है कि उनके बाकी बच्चों को किसी के ताने, किसी की हंसी, किसी की उपेक्षा न सहनी पड़े? उनके बाकी बच्चों के शादी ब्याह करियर पर कोई फर्क, कोई आँच न आए, इसलिए एक बच्चे की बलि दी जा सकती है? क्या यह फार्मूला अगर लागू होगा कि बाकी बच्चों के हित के लिए यदि एक बच्चे की बलि की आवश्यकता है तो उसे बेहिचक दे देना चाहिए? उसके मन की पीड़ा, उसके सारे दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं है, जैसे इस समाज को। और यदि यही करना था तो मुझे बचा कर क्यों रखा? मार डाला होता। यदि इसके लिए हाथ नहीं उठा पाए, नहीं हिम्मत जुटा पाए, तो कम से कम हमें हमारे जैसे लोगों की दुनिया में जाने देते। वह हम खुलकर अपने हिसाब से सांसें तो लेते, हंस बोल तो सकते। कुछ छिपाने के लिए हर क्षण चिंतित तो नहीं रहना पड़ता। हनुआ के मन में प्रश्नों की झड़ी लगी थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, और लोगों की तरह मुक्त होकर क्यों नहीं रह सकती? उन्हीं की तरह नौकरी के लिए कहीं भी खुलकर ट्राई क्यों नहीं कर सकती? अन्य लड़कियों की तरह हर फैशन के कपड़े, बिंदास कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? हाँ, लड़कियों की तरह उसका मन लड़कियों की ही तरह तो तितली बन आज़ाद उड़ना चाहता है। उसका मन मचल मचल उठता है लड़कियों की तरह खिलखिलाने, उछलने कूदने के लिए। मगर वह कहाँ कर पाती है यह सब? हमेशा सबसे छिपती फिरती है। घर वाले भी तो बचपन से ही छिपाते आ रहे हैं। क्या क्या जतन नहीं किए और करवाए मुझसे, और मैं भी कैसे कैसे जतन करती रहती हूँ कि इस मन आत्मा से पूर्ण एक लड़की शरीर से भी हूँ कि इस मन आत्मा से पूर्ण एक लड़की शरीर से भी हूँ ही।
सिर्फ एक इस अंग को छोड़कर। ईश्वर ने एक इस अंग के साथ भेद कर मेरी आत्मा मन को हर क्षण रोने के लिए क्यों विवश कर दिया है। एक अंग पुरुषों का, बाकी शरीर दिल लड़कियों का देकर आखिर किस पाप की सजा दी है। या कहें कि एक ह्यूमन एरर की तरह गॉड एरर है, जिसका परिणाम मैं भुगत रही हूँ और एरर करने वाले को कोई फर्क नहीं। इस एक एरर से जान मेरी जा रही है। 3 दिन से दर्द के मारे रहा नहीं जा रहा है। कपड़े लूज पहनूं तो पोल खुलने का डर। आखिर क्या करूं, कहाँ मरूं जाकर। हनुआ सोना चाह रही थी, मगर दर्द जो अब काफ़ी बढ़ चुका था, उसके कारण वह लेट भी नहीं पा रही थी। खाने के बाद दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह कभी बैठती, कभी लेटती, कभी कमरे में टहलती। टेस्टिकल में उठती दर्द की लहरों ने आखिर उसके बर्दाश्त की सीमा तोड़ दी। वह कराह उठी। दर्द ऐसी जगह कि ना उसे कोई दवा सूझ रही थी, ना कोई और तरीका। उसने सोचा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा टाइट इनरवियर के कारण तो यह नहीं हो रहा, तो बाथरूम में जाकर उसे भी उतारे। ऐसा वह इसलिए करती आ रही है शुरू से, जिससे कपड़े के ऊपर से भी कभी किसी को शक न हो। मगर दर्द तो जैसे पीछे ही पड़ गया। वह उठकर दूसरे कमरे में चली गई, जिससे उसके कराने की आवाज़ शांभवी को जगा न दे। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ अशुभ होना तय है। दर्द इस कदर भयानक हुआ कि हनुआ सिर कटी मुर्गी की तरह तड़प उठी, फड़फड़ा उठी। उसे अब इस तरह की किसी बात का ध्यान नहीं रहा कि शांभवी जाग जाएगी। आखिर हुआ यही। उसके रोने कलपने की आवाज़ से शांभवी की नींद खुल गई। वह उसके पास कमरे में पहुंची और उसे एकदम से कंधों के पास पकड़कर घबरा कर पूछा, हनुआ हनुआ, क्या हुआ तुम्हें? तुम जमीन पर क्यों पड़ी हो? शांभवी की आवाज़ सुनकर हनुआ की चैतन्यता अपनी सीक्रेसी को लेकर जैसे फिर सक्रिय हो उठी। उसने तड़पते हुए पेट में दर्द की बात कही। टेस्टिकल की बात एकदम छिपा गई। शांभवी ने उसे हाजमे की एक दवा शीशी से निकाल कर दिया कि वह खा ले तो उसे आराम मिल जाएगा। लेकिन हनुआ ने मना कर दिया, क्योंकि दर्द सच में कहाँ है या तो वही जानती थी, यह भी जानती थी कि उसमें हाजमे की दवा की नहीं, उस दवा की ज़रूरत है जो उसके टेस्टिकल में हो रहे दर्द को ठीक कर सके। लेकिन कौन सी दवा चाहिए ये वो भी नहीं जानती थी। दर्द से उसके रोने कलपने को देखकर शांभवी घबरा उठी। उसने हनुआ से कहा, वह थोड़ा धैर्य रखे, वह उसे हॉस्पिटल ले चलने की व्यवस्था करती है। लेकिन हनुआ ने उसे मना कर दिया। वह जानती थी कि डॉक्टर के पास जाते ही पोल खुल जाएगी। लेकिन दर्द ने जैसे उससे होड़ लगा रखी थी कि वह उसे हरा कर ही छोड़ेगा, वह उसकी पोल खोल कर रहेगा। दर्द और बढ़ गया और भयानक हो गया। उसे लगा जैसे उसके यूरिन ट्रैक में कांच के कई टुकड़े रेंग रहे हैं। गहरे घाव कर करके दर्द और बढ़ा रहे हैं। उसने अचानक ही महसूस किया कि उसे तेज पेशाब लग आई है। इतनी तेज कि तुरंत ना गई तो कपड़े खराब हो जाएंगे। वह हड़बड़ा कर उठी। शांभवी ने उसकी मदद की। वह किसी तरह दर्द से दोहरी होती लड़खड़ाती टॉयलेट में घुस गई। इस हालत में भी वह अंदर से दरवाज़ा बंद करना ना भूली। पेशाब का प्रेशर इतना तेज था कि वह बड़ी मुश्किल से क्षण भर में कपड़े खोल सकी। लेकिन पेशाब करना चाहा तो लगा हुआ ट्रैक में ही करीब आकर फंस गई। भयानक प्रेशर भी हो रहा था और प्रेशर देने पर अंततः भयानक दर्द के साथ यूरिन ट्रैक्स को जैसे चीरती हुई 2-3 बूंदें टपकी, जिसे देखकर वह सहम उठी। वह यूरिन नहीं ब्लड था। पीड़ा कई गुना बढ़ गई। वह चीख पड़ी। इस पर उसके और ब्लड निकल आया। तभी दर्द के कारण वह गिर गई। उसे लगा जैसे उस पर बेहोशी छा रही है। उसने कुछ सोचकर किसी तरह दरवाजे की सिटकनी खोली, लेकिन निकलने की कोशिश में फिर लुढ़क गई। जिस रहस्य बनाए रखने के लिए उसने बरसों से इतना कुछ किया,
अब उसे इस चीज़ की कोई सुध बुध नहीं रही। वह कपड़े भी ना पहन पाई। उसके पेट तक का हिस्सा बाथरूम से बाहर कमरे तक आ चुका था। शेष बाथरूम में ही था। उसकी चीखों के कारण शांभवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह घबरा कर उसे उठाने लगी, लेकिन बहुत कोशिश करके भी वह उसे उठा नहीं पाई, तो किसी तरह खींच खांच कर कमरे में ले आई, उसे कपड़े पहनाए। अब तक हनुआ पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। हनुआ को जब होश आया तो उसने अपने को एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पाया। वह बेड पर थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और प्राइवेट पार्ट में कैथेटर। आंखों में उसकी बहुत जलन हो रही थी। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेहद छोटे से कमरे में थी। उसने उठना चाहा तो देखा उसके दोनों हाथ बेड की साइड रॉड से बंधे हुए हैं। शरीर पर लाइट मिलिट्री कलर की हॉस्पिटल की ड्रेस थी, ट्राउजर और शर्ट, टी शर्ट जैसी शर्ट। बदन पर यह ड्रेस देखकर वह सकते में आ गई। या क्या! फिर क्षण भर में उसके सामने रात का दृश्य उपस्थित हो गया। उसकी आंखें जैसे फटी जा रही थी। वह रो पड़ी। आंसू ऐसे झरने लगे मानो बादल ही फट पड़ा हो। शर्म ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे वह भरे चौराहे पर हजारों की भीड़ में अचानक निर्वस्त्र हो गई है। अपने जिस तन को वह पिछले 25 वर्षों से बड़े जतन से सबकी नज़रों से बचाती आ रही थी, जिससे वह अपने विशिष्ट तन के कारण समाज में उपेक्षा, जलालत, हिमाकत सबसे बची रहे, उसी रहस्य को इस मनहूस दर्द ने कैसे क्षण भर में बेपर्दा कर दिया। न जाने किन किन लोगों ने उसे किशोर के गाए इस गाने की तर्ज पर देखा होगा कि चांद की भी न पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन। जिस बात को छिपाने के लिए उसने कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफें झेली, कपड़े पहनने, सोने, कहीं जाने, हर क्षण क्या क्या नहीं किया, वह क्षण भर में व्यर्थ हो गया। शांभवी ने न जाने किस किस को बताया होगा। मैं तो कपड़े भी नहीं पहन पाई थी। इसने सभी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया होगा। उन सब ने मेरे रहस्य को जान लिया होगा। रही सही कसर यहाँ हॉस्पिटल में पूरी हो गई होगी। यहाँ का स्टाफ न जाने क्या सोच रहा होगा। सब मुझे झूठी धोखेबाज समझकर गाली दे रहे होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि सुबह के राउंड पर आते ही डॉक्टर स्टाफ मुझे डांटे, निकाल कर बाहर कर दें। शांभवी नहीं दिख रही है। असलियत जानते ही भाग गई होगी। तो क्या मैं यहाँ अकेली ही पड़ी रहूँगी? यहाँ के बिल का क्या होगा? पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट किया है। कोई यहाँ कुछ बताने वाला नहीं है। अब क्या होगा? इस जलालत, शर्मिंदगी से तो अच्छा था कि मर ही जाती। सभी चले गए थे। ये शांभवी भी चली गई होती तो अच्छा था। सबके सामने पोल तो ना खुलती, वहीं कमरे में बेहोश पड़े पड़े मर जाती। मगर ये भी मेरी तरह पैसे से हमेशा खाली ही रहती है। हनुआ कमरे में एक छोटे से बल्ब की रोशनी में मन में उठ रहे बवंडर से तड़प उठी थी भीतर तक। उसे यह सोचते देर नहीं लगी कि इस नर्क जिंदगी सबसे कुछ छिपा कर जीने की उसे यह सोचते देर नहीं लगी कि इस नर्क जिंदगी सबसे कुछ छिपा कर जीने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऊपर चल रहा यह पंखा भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है। बेड की यह चादर काम आ जाएगी। मगर तभी उसका ध्यान अपने बंधे हुए हाथों की तरफ गया तो वह बिलख पड़ी। वह बंधे हुए थे। वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह विवश थी फिर से एक बार दुनिया का सामना करने के लिए। वह नहीं समझ पा रही थी कि अब वह पोल खुल जाने के बाद दुनिया का सामना कैसे करेगी, और यह दुनिया अब उसकी हकीकत जानने के बाद उससे किस तरह का व्यवहार करेगी। क्या अब उस पर हंसी ठिठोली अपमानजनक व्यवहार की बौछार होगी? क्या अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी? सभी फ्रेंड थूकेंगे उस पर कि मैंने उन सबको धोखा दिया, उनकी इज्जत, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह सब मिलकर मेरी पिटाई ही कर दें या पुलिस में कंप्लेंट कर दें कि मैं मर्द जैसी कैपेसिटी की होकर उन सबको धोखा देकर साथ रही, उनके साथ लड़की बनकर रही। ये सब मुझे कई सालों के लिए जेल भिजवा सकती है। अपने बंधे हाथ को उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी मजबूती से बंधे थे। जोर लगाने पर जिसमें वीगो लगा था उसमें दर्द होने लगा।
दूसरे में भी पूरा जोर नहीं लगा पा रही थी। अपनी विवशता पर उसे रोना आ रहा था। विवशता से ज़्यादा उसे अकेलापन कचोट रहा था। घर की याद आ रही थी, लेकिन जब घर के लोगों की उपेक्षा, उसको लेकर उन लोगों का दिखावटी अपनापन याद आया तो दिल तड़प उठा। कैसा घर, किसका घर? यहाँ पूरी दुनिया से मैं अपने को छिपाती फिरती हूँ और घर वाले मुझसे छिपते फिरते हैं। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष अगले भाग में सुनिए।